नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, अभी आपकी एक बहुत बहुप्रतीक्षित परीक्षा आपके सामने है और जिसे हम कहते हैं यूपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि आरओ और एआरओ। आरओ और एआरओ का जो मेंस अभी लगा हुआ है 1.5 महीने के बाद, और इस पूरे मेंस के सेगमेंट में अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको नजर आता है तो वो है एस्से का, जिसको हम निबंध कहते हैं। और इस निबंध के सेगमेंट में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप कहेंगे सर समस्याएं कैसी? समस्याएं दरअसल इस प्रकार से आती हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो पीसीएस के और यूपीएससी के होते हैं, जो आरओ देते हैं, तो उनका तो मेंस लगभग रेडी होता है ना, एस्से भी रेडी होता है, पहले वो कई प्रयास कर चुके होते हैं, तो निबंध उनको लिखना आता है। लेकिन इनके अलावा वो अभ्यर्थी जो केवल आरओ की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर वो अभ्यर्थी जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निबंध चूंकि वो पहले नहीं लिखे होते हैं, हालांकि अपने जो है 10th या 12th लेवल तक लिखे होंगे, लेकिन उस लेवल का निबंध, जिस लेवल की डिमांड आयोग करता है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने कभी सप्लाई मतलब कि कभी अपना एस्से नहीं लिखा होगा। तो ऐसे में क्या कुछ कमियां नजर आती हैं? या वो अभ्यर्थी जो लगातार मेंस पीसीएस का यूपीएससी दे रहे हैं लेकिन बावजूद इसके एस्से में उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये आज का वीडियो होने वाला है। हालांकि इसके पहले मैंने एक आपको वीडियो बनाया था कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। पहले आप एक काम कीजिएगा कि अगर आप बिगिनर है, अगर आपको लगता है समस्या है, तो एक आपको क्या लिखना है कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, ठीक है, ये वाला वीडियो आपको देखना है। इसका लिंक जो है आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा मेरा कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। अब इसके अलावा क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है, इसमें क्या है, ये टॉपिक ऐसा है कि अभी जो मेंस लिख रहे हैं अभ्यर्थी, उनकी क्वेरीज थी कि सर ये समस्या सर इसमें आ रही है, सर ये समस्या आ रही है। उन समस्याओं के समाधान के लिए आज का हमारा वीडियो है, तो इसको देखेंगे तो एक बड़े स्तर का फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सीधे हम लोग बातचीत करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है कि निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ ऐसे फैक्ट आपको जानने हैं जो आपको आपके निबंध के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं, और अगर आप उनको मेंशन करेंगे अपने निबंध में तो डेफिनेटली आपको एक बेहतर मार्क्स मिलेगा। एक बात। दूसरा, निबंध में बेहतर मार्क्स लाने के लिए ये कार्य अवश्य करें। कौन से कार्य अवश्य करें, अभी आपको हम इस पर चर्चा करेंगे। भाई ये पॉइंट अगर आप डालेंगे अपने ऐसे में तो निश्चित तौर पर आपका निबंध क्या होगा, बेहतर बनेगा। तीसरी बात, आपके द्वारा पूछे गए निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब, यानी कि अभी विगत कुछ दिवसों में हम लोग लगातार मेंस पर काम कर रहे हैं आरओ के, तो उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों के बहुत प्रकार के प्रश्न हैं कि सर निबंध में सर ये दिक्कत आ रही, सर क्या करें, सर ये समस्या है, सर क्या करें। तो उन सभी प्रश्नों का संकलन करके आज एक वीडियो में बना रहा हूं। बहुत काम का वीडियो है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उस वीडियो को देखेंगे और एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, इसका लिंक जो है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दूंगा। आप वहां से क्या करिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए सीधे हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें रही हैं आज आपके लिए, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो क्या है कि निबंध की शुरुआत कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा जो है क्या है, अपने आप में प्रश्न है कि सर निबंध की शुरुआत कैसे करें। अब कैसे करें, तो आपने बचपन में तो अलग अलग निबंध लिखे होंगे अलग तरीकों से, लेकिन जब आप पीसीएस का या किसी अदर स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का जब आप निबंध लिखते हैं तो उसमें कोई ऐवी तैवी बात आप नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे वही बात जो पॉइंट पूछा गया है, जो निबंध पूछा गया है। सबसे पहली बात, निबंध की शुरुआत कैसे करें। शुरुआत के पहले आपको यह समझना होगा कि दरअसल जो टॉपिक आपको दिया गया है वह टॉपिक क्या कहता है, ठीक है। जब तक आप उस संबंधित टॉपिक को, यानी कि निबंध के टॉपिक को नहीं समझोगे, तब तक आप अपने निबंध को लिख नहीं सकते हो। इसलिए उस शब्दों को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कि दरअसल क्या कह रहा है निबंध। जैसे एग्जाम्पल के लिए आ गया एक सिस्टम की एक निबंध आ गया कि ड्रोन तकनीकी का कृषि में उपयोग, ठीक है, या एआई का कृषि में उपयोग, ऐसा आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कृषि में, या ड्रोन तकनीकी का उपयोग कृषि में, या फिर न्यायिक सक्रियतावाद बनाम न्यायिक अतिक्रमण, ऐसा निबंध आ गया। तो जब तक आप न्यायिक अतिक्रमण को नहीं समझेंगे, जब तक आप न्यायिक सक्रियतावाद को नहीं समझेंगे, दोनों में अंतर्द्वंद क्या है, दोनों का परिणाम क्या निकलता है, किन कारणों से क्या क्या होता है, संबंधित आर्टिकल आदि क्या है, तब तक आप अपने निबंध को नहीं लिख पाएंगे। तो जब भी कोई ऐसा निबंध आए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप उस टॉपिक को समझ गए तो फिर आपको निबंध लिखने में कोई समस्या नहीं आने वाली। इसलिए जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। कई बार क्या होता है, निबंध का टॉपिक कुछ होता है
और कंटेंट जो आप उसमें डालते हैं वो कुछ और डाल देते हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को समझने का प्रयास प्लीज आप लोग जरूर अच्छे से किया करिएगा, एक बात। दूसरा, तो टॉपिक समझ गए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आप अब फिर क्या काम करना है कि निबंध का फ्रेमवर्क कैसे बनाएं। देखो एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे 3 टॉपिक आते हैं आपके, 3 निबंध लिखने के आते हैं। एक टॉपिक से 3 ऐसे, दूसरे टॉपिक से 3 ऐसे और तीसरे टॉपिक से 3 ऐसे, यानी कि हर टॉपिक से एक निबंध, तो 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। आप ये पहले अभी से डिसाइड कर लीजिए। हालांकि अधिकतर बच्चों ने जो है डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे किन किन टॉपिक पर डिस्कस करना है, मतलब लिखना है। अगर इन केस अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है या डिसाइड कर लिया है और अगर आपने उस संबंधित निबंध पर अगर आपने फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया है, यानी कि उसका एक खाका नहीं तैयार किया है आपने, तो वो तैयार कर लीजिए आप लोग। यानी कि एक कॉपी बनाइए आप, ठीक है, और उस कॉपी में क्या काम करना है कि जितने भी आपने एस्से लिखे हैं, मतलब जो भी आपका टॉपिक है एस्से वाला, उस टॉपिक को क्या करिए, हर टॉपिक को एक बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी लीजिए और वहां पर संबंधित टॉपिक का जो है क्या करिए, नाम लिखिए और शॉर्ट फॉर्म में कि भाई इंट्रोडक्शन में मुझे ये पॉइंट लिखने हैं, ये परिभाषा डालनी है, ये हमें कोटेशन डालने हैं और ये पॉइंट हमें लिखनी है। फिर नीचे लिखिए मुख्य भाग में ये कोटेशन आपको डालना है, ये पॉइंट डालने हैं आपको और ये डेटा डालने हैं आपको कि भाई ये संबंधित डेटा जो है विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित डेटा है या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई सम्मेलन हुआ है तो उस सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है तो वो डालना है आपको। और ऐसे जब आपका एग्जाम आएगा तो तब तक हो सकता है कि समसामयिक जो घटनाक्रम हो उनमें से कुछ चीजें आपको मिल जाएं, तो आप क्या कीजिएगा कि अपने उसी कॉपी में नोट्स में आप जो है थोड़ा सा ब्लैंक पेपर छोड़ दिया करिएगा, ताकि जो समसामयिक जो विषय हो उसमें आप इसमें नोट कर दिया करिएगा भाई अभी हाल ही में सरकार के द्वारा यह कुछ प्रमुख कदम उठाया गया है या एक नया विधेयक आदि कुछ पारित किया गया, तो आप इसको क्या कीजिएगा यहीं पर मेंशन करते हुए चलेगा। फिर निष्कर्ष में ये कोटेशन, ये डाटा और निष्कर्ष में मुझे ये पॉइंट लिखने हैं। फिर ऐसे नंबर 2 जो आपको तैयार करना है। अब कोई सेकंड टॉपिक आ गया, उसी के ऊपर सेम फ्रेमवर्क, एक 100 पेज में, ज्यादा नहीं लंबा, एक 100 पेज में, 1.5 पेज में आपको जिन टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है उन टॉपिक पर 1.5 पेज का सिनॉप्सिस आपको बना लेना है। आप यूं समझिए फ्रेमवर्क एक तरीके से कि भाई क्या क्या करना है। जैसे कि जब आप घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, घर बनाने से पहले क्या काम करते हैं, मैप बनाते हैं ना बॉस, कि नहीं बनाते हैं। तो भाई कहां पर वॉशरूम रहेगा, कहां पर डाइनिंग रूम रहेगा हमारा, कहां पर किचन रहेगा, विंडो कैसे रहेगी, करते हैं ना आप काम। तो जब मैप बन जाता है तो आपको समस्या फिर नहीं होती है। और नहीं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिसका मैप नहीं बना होता है तो कमजोरी क्या होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर घर बनाते हैं और अगर आपका मैप नहीं बना होता है और बिना मैप के जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या होती है, नेगेटिव, कि आपका मकान मजबूत नहीं बनता है। सही कह रहा हूं, यानी कि अगर मैप के अकॉर्डिंग अगर आप मतलब नक्शा अगर आपने घर का नहीं बनवाया और घर आप बनवा रहे हैं तो आपका मजबूती उस बिल्डिंग की नहीं रहेगी, भूकंप विरोधी वाला मकान आपका नहीं बनेगा, गिर जाएगा, ढहा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब आप मैप बिना बनाए आप घर बनाना शुरू करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। अब ताई जी आ गई तो ताई जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बेडरूम इस नहीं, इस कोने में होना चाहिए। अब बड़े पापा जी आ गए या मौसी जी आ गई, या पता चल रहा है गर्लफ्रेंड बता रहे, अरे नहीं 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 ऐसे नहीं यार, बेडरूम तुम्हारा इधर होना चाहिए। अब फिर अब मम्मी कुछ और कह रही है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कुछ और कह रहा है, पता चला कि यार बेडरूम बनाना इधर बनवा रहे हो, तो कंफ्यूज आ जाओगे। फिर पता चलेगा सब गड़बड़ झाला होकर के सारा मकान गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, फिर बढ़िया नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से आपका निबंध भी होता है कि अगर आप पहले से फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, मैप नहीं बनाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, सब मामला डिसबैलेंस आपका हो जाएगा और सब घोच पोछ हो जाएगा। बिकॉज ऑफ आपको 600 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, पीसीएस में आपको 700 शब्दों में लिखना है और यूपीएससी में आपको 1000 शब्दों में लिखना है। तो बॉस अगर अभी से आप इसकी फ्रेमवर्किंग नहीं करेंगे, अगर आप इसका एक सिनॉप्सिस नहीं बना के रखेंगे, तो बाद में सब क्या हो जाएगा, घोच पोछ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 600 शब्द कहीं से पढ़ करके रट करके आप अपनी कॉपी में नहीं उतार सकते हैं बॉस। 6 छक्का 6 6 दूनी 12 छत्रिक 1800 शब्द लिखने, 3 ऐसे आपको लिखने हैं और 3 ऐसे इतना आसान काम है नहीं जितना आप समझते हैं। यह काम तभी संभव है जब आप अपना फ्रेमवर्क बेहतर तरीके से बना ले। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जैसा जैसा मैंने कहा, आपको जिन जिन टॉपिक पर आपको ऐसे लिखने हैं उन टॉपिक को एक कॉपी में 1.5 पेज में और 2-2 पेज में, या जैसा भी आप कर पाए, जितने पेज में आप कर पाए, कम से कम पेज में, एक पेज में, कि हमको इस एस्से में ये पॉइंट लिखने हैं, वो फ्रेमवर्क कर लीजिए।
और आपके एग्जाम के एक दिन पहले यही जो फ्रेमवर्क आप बनाएंगे यही आपके क्या आएगा, काम आएगा अपने आप में। ठीक है, तो ये, या आप चाहें तो फ्लो डायग्राम बना सकते हैं कि भाई माना कि महिला सशक्तिकरण या माना कि ड्रोन तकनीकी पर ही एक बार आपको माना कि जो लिखना है ऐसे, अब ड्रोन तकनीक पर लिखना है तो आप चाहें तो ऐसे के लिख लीजिए, ऐसे बना दीजिए कि भाई ये है आपका क्या कहते हैं, ये हो गया आपका क्या, प्रस्तावना। आप ऐसे लिख दीजिए प्रस्तावना। ठीक है, फिर नीचे लिख दीजिए मुख्य भाग आपका। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य भाग हो गया, और यहां पे आपने लिख दीजिए भाई आपका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, निष्कर्ष। अब इसी के नीचे लिख दीजिए आप पॉइंट कि यहां पर ये हमको स्लोगन लिखना है, ये हमको इसमें डेटा डालना है, हमको इसमें ये पॉइंट लिखने हैं, ऐसे ऐसे करके बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। फिर मुख्य भाग में ऐसे लाइन खींच दिए, मुख्य भाग में हमको ये स्लोगन लिखना है, किसी खास विचारक है उनके ये पॉइंट ये लिखने हैं, ये डेटा लिखना है, चिंताएं, फिर कारण, इसका कारण में दो पॉइंट लिखिए कारण। अब मुख्य भाग में ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाइए इसको। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा फ्रेमवर्क आपको सिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा आप ड्रोन तकनीक या माना कि जलवायु परिवर्तन ही लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, कि आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो क्या हो गया फ्रेमवर्क बनाने का, एक तरीका तो यह हो गया कि आपने सिंपल एक पेज लिया और पेज में ही आपने ऐसे जो है जो आपको लिखना है आराम से यहां लिखना चला गया, भाई ये पॉइंट हमको डालना है, ये निष्कर्ष डालना है हमको। ठीक है, इसमें हम इन विचारक के पॉइंट डालने हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण डेटा करंट का है, ये डालना है, ये विधेयक की चर्चाओं में रहा, ये डालना है। तो ये ऐसे करके आप पूरा एक जो है फ्रेमवर्क बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया सामान्य सा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका यह हो जाएगा कि आपने यहां लिखा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब ऐसा काम मैंने एमएससी में किया था, जलवायु परिवर्तन। अब यहां पे आप ऐसे लाइन खींचिए, यहां पे लिख दीजिए क्या, प्रस्तावना। यहां पे लिख दीजिए मुख्य भाग। ठीक है, मुख्य भाग, और यहां पे लिख दीजिए आप जो क्या कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष। बस, तो प्रस्तावना में अब लिख दीजिए कि भाई हमको परिभाषा में ये परिभाषा लिखनी है। और अगर कोई चीज दे रखा है, जैसे जलवायु परिवर्तन ही है, जलवायु परिवर्तन की परिभाषा अगर आईएमएफ ने दिया है, डब्ल्यूटीओ ने दिया है या आईएमडी ने दिया है, तो आप कोशिश यह किया करिए कि अगर कोई ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा है, पर्यावरणीय विषय पर कोई परिभाषा है, तो अगर किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा अगर कोई परिभाषा दी गई है तो कोशिश कीजिएगा कि उस परिभाषा को लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके। तो इनके अनुसार ये है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, फिर आपको इंट्रोडक्शन में और क्या लिखना है। ठीक है, ओके। स्लोगन में आपको ये स्लोगन में आपको जो है ये पॉइंट लिखना है आपको इस तरीके से। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, अपने निबंध को आप इस तरीके से प्रस्तावना के रूप में लिख सकते हैं। फिर मुख्य भाग, तो मुख्य भाग में आप यूं कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। फिर मुख्य भाग में क्या है, ये मुख्य भाग में कारण। ठीक है, फिर कारण के बाद चिंता। ठीक है, फिर समाधान। ठीक है, अब कारण में क्या क्या लिखोगे आप, ये एक दो पॉइंट है छोड़ दीजिए। चिंताओं में क्या क्या चिंताएं हैं, हेडिंग डाल दीजिए यहां पर। समाधान में क्या क्या समाधान होगा ये लिख करके छोड़ दीजिए। तो अब देखिए कि एक टॉपिक पर ऐसे आपने एक फ्रेमवर्क बना दिया बढ़िया तरीके से। अब ऐसे जितने आपको निबंध लिखने हैं उन सभी निबंधों पर इस तरीके से। अच्छा, फिर निष्कर्ष में भी ऐसे पॉइंट कर दिए कि भाई निष्कर्ष में ये काम लिखना है। तो ऐसे करके आप अपने फ्रेमवर्क बना सकते हैं और बढ़िया ये जो है एकदम से जल्दी से आपको देखने में याद हो जाएगा। और यही जो आप इमेज बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि दरअसल आपके एग्जाम में यही काम आएगा। आप जो खर्रा पढ़ के जाओगे ना बॉस, वो नहीं याद आएगा, ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान आएगा। तो ये एक बेहतर तरीका है, या तो इस तरीके से कर लीजिए, या तो आप चाहें तो जैसा कि मैंने अभी पुराना वाला बताया था ये तरीका, कि आप चाहें तो समराइज वे में आप ऐसे बना सकते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन प्रस्तावना में ये पॉइंट, मुख्य भाग में ये पॉइंट, और एक थ्योरी के फॉर्म में आप बना सकते हैं। मुझे ये तरीका ज्यादा बेहतर लगता है क्योंकि ये सिस्टमैटिक है अपने आप में और इसमें बढ़िया तरीके से करेंगे आप। तो इस तरीके बना के रखे रहिए पहले से, और एग्जाम के पहले क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए। आप इसी में एक थोड़ा सा नीचे स्पेस खाली रखिए कि अगर जलवायु परिवर्तन पर कोई कन्वेंशन हुआ है, जैसे अभी हाल में COP30 हुई है, तो अब COP30 से संबंधित जो कुछ डेटा है आप यहां डाल लीजिए। यहीं पर नीचे एक हेडिंग बना लीजिए कि हाल ही में सरकार द्वारा किए गए प्रयास या करंट ओरिएंटेड कंटेंट। तो यहीं पर डेटा, करंट आदि का या आप डाल दीजिए यहीं पर, तो बस हो गया काम आपका। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, फ्रेमवर्किंग करेंगे। ये आपके लिए क्या है, बहुत आवश्यक चीज है। आप इस तरीके से काम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और इसमें आता है आप लोगों के प्रश्न था कि सर कोटेशन का इस्तेमाल कब और कहां करें। ऐसे से कई दिवसों से ऐसे चेक किया जा रहा है, वहां पर क्या हो रहा है कि आप लोग कोटेशन का कहीं भी इस्तेमाल कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको।
कि जहां मन में आया आए बाएं ताएं लिख के चले आए। हर एक चीज का सिस्टम होता है, विदाउट सिस्टम आप चीजों को कर नहीं सकते हैं। कोटेशन का रेफरेंस होना चाहिए। जैसे आप कुटीर उद्योग पर लिख रहे हैं, माना कि कोई पॉइंट, या उद्योग धंधों पर कोई बात हो रही है, मेक इन इंडिया पर बात हो रही है, तो आप महात्मा गांधी को अपने मुख्य भाग में लिख रहे हैं, महात्मा गांधी को बता रहे कि भाई महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योगों के लिए है प्रयास किए, ऐसे ऐसे कार्य किए, तब वहां पर लिखिए कि महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योगों के बारे में यह स्टेटमेंट दिया था। बस समझ गए? तो यानी कि जब आप ऊपर कोई बात लिख रहे होते हैं उसी का रेफरेंस लेते हुए कोटेशन लिखना है। यह कि नहीं जहां मन में आया कि लाओ अच्छा कोटेशन डाल दे। सर ने कहा था कि कोटेशन का इस्तेमाल जरूर करना है, तो अब आप जहां मन में आया पैराग्राफ के बीच में कोटेशन आपने लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है, उसका संदर्भ होना चाहिए उसका, है ना, कि उपयुक्त व्याख्या आप ऊपर लिख रहे हैं तो उन्हीं के आधार पर नीचे का आप दीजिएगा। महिला सशक्तिकरण पर लिख रहे हैं आप, तो कोई बात याद आएगी कि हाँ आप ऊपर लिख रहे हैं कोई बात, तो फिर आप उसको नीचे मेंशन कर सकते हैं कि हाँ इस बात को जो है जस्टिफाई किया है फला व्यक्ति ने, फला थिंकर ने, चाहे वो फॉरेन आपके थिंकर हो, मैक्स वेबर या जो है अन्य मार्क्स वगैरह, कार्ल मार्क्स वगैरह, या फिर आप इंडियन थिंकर में रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर किसी का नाम आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये जो कुछ व्यक्तित्व रहे हैं हमारे जीवन में, इनका बड़ा योगदान हमारे लाइफ में है और इनके कोटेशन को अगर आप लिखेंगे तो बढ़िया आएगा। या महिलाओं में सरोजिनी नायडू का नाम हो गया, ठीक है, या किसी अन्य महिला का नाम हो गया, तो उनके स्टेटमेंट को अगर आप लिखेंगे तो बढ़िया मार्क्स आपको मिलेंगे अच्छे तरीके से। तो ये बात खास रखनी, इतिहास खास ध्यान रखनी है आपको कि बिना मतलब की कोटेशन नहीं लिखना है, उसका संदर्भ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी। अच्छा, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष को कैसे प्रभावशाली बनाएं, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में कि भाई आपको सब कुछ आता है, सारा कंटेंट आपके पास है, बढ़िया है सब कुछ, तो ये कैसे बेहतर बनाएं। बेहतर बनाने का तरीका तो वही एक हो गया जो मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके से आप फ्रेमवर्क लिख लेंगे तो आपको यहां पर लिखने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको दरअसल एग्जामिनर को क्या करना है, मजबूर करना है। किसके लिए? कि आपका निबंध वो पढ़े। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं तो कहीं कोई व्यक्ति विशेष आपको दिख जाता है, ठीक है, या कोई खास बिल्डिंग, कोई कार, कोई गाड़ी दिख जाती है, तो बस एक ही शब्द मुझसे निकलता है, वाओ, काश ये चीज मेरे पास होती, या मैं ऐसा ही बनाऊंगा, या मैं ऐसी ही गाड़ी लूंगी या लूंगा, है ना, ऐसा कहते हैं ना, मतलब निगाहें टिक जाती हैं, एक ही नजर में कुछ कुछ होने लगता है। नहीं, तो वही वाला भाव आपको निबंध में प्रकट करना है कि आपकी खूबसूरती आपके किससे होगी? आपके प्रस्तुतिकरण से होगी, आपकी प्रेजेंटेशन से होगी। आपका प्रेजेंटेशन इतना बेहतर हो कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपकी कॉपी पढ़ने के लिए। बिकॉज ऑफ एक एग्जामिनर एक ही कॉपी तो नहीं पढ़ेगा ना बॉस, है ना, कि आप ही एक एग्जामिनर को एक ही कॉपी मिलेगी दिन भर में, 2 4 6 10 कॉपी तो चेक करेगा ना पूरे दिन में। तो अब भाई आपसे पहले भी हो सकता है कि महिला सशक्तिकरण पर आपसे पहले जो 3 कॉपियां आई हो वो 3 की तीनों कॉपियां महिला सशक्तिकरण की ही मिल जाए उसे। अब सबने वही राग अलाप रखा है, वही जो घिसी पिटी बातें हैं। लेकिन आपको अगर एग्जामिनर को मजबूर करना है तो आपके प्रस्तावना और आपके निष्कर्ष में वह बात दिखनी चाहिए कि एग्जामिनर जैसे ही पढ़े वो अट्रैक्ट हो जाए आपकी बात, यार वाह क्या बात लिख दी इसने, ठीक है। और सबसे अहम चीज यह है कि निबंध दरअसल आपकी अंतर्दृष्टि होती है। आप निबंध को रट करके नहीं लिख सकते हैं। जब आप यहां से पढ़ के जाते हैं और आपको ज्ञान होता है तो क्या होता है कि उस ज्ञान की कसौटी के आधार पर अपने निबंध को वहां पर लिखते हैं। और कोई भी टॉपिक होता है वो अंतर संबंधित होता है। कोई भी टॉपिक होगा, जैसे जलवायु परिवर्तन ही है तो जलवायु परिवर्तन के कारक हैं कई, जैसे उसका क्लाइमेटिक इंपैक्ट तो दिखेगा, मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट दिखेगा, लेकिन उसका सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल सब सारे फैक्टर यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय कारकों के आधार पर आपको अपने निबंध को लिखना है कि क्या वो टॉपिक आपका इन पैमानों पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो यही बात मुख्य भाग में, मतलब मुख्य परीक्षा में जो आप देते हैं ना, मुख्य परीक्षा जीएस का, पीसीएस वगैरह में, तो वहां पर भी इन्हीं पैमानों के आधार पर आपको निबंध लिखना होता है कि ये जो टॉपिक है क्या ये टॉपिक इन फैक्टर पर जो है बैठ रहा है, फिट की नहीं बैठ रहा है। तो हर निबंध के अपने क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्ट होते हैं वो आपको डालने होते हैं अपने निबंध में, ठीक है। तो प्रस्तावना, एक बेहतर प्रस्तावना हो, कोशिश कीजिए कि अपनी प्रस्तावना की शुरुआत आप लोग किसी पंक्ति से, किसी स्लोगन से या किसी ऐसी चीज से करिए कि जिसको पढ़ करके दिल उसका गार्डन गार्डन हो जाए कि वाह क्या बात लिखी तुमने, है ना।
तो ऐसे कीजिएगा। और अगर जैसा कि मैंने कहा कि परिभाषा अगर किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा अगर दी गई है या वैज्ञानिक परिभाषा है वो, तो आप उसको लिखिएगा, ठीक है। और प्रस्तावना बहुत ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा। फिर मुख्य भाग लिखिएगा। मुख्य भाग में पहले ही कह दिया था कि उस समय टॉपिक के बारे में लिखिए। जैसे जलवायु परिवर्तन है तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है मुख्य भाग में लिखिए। फिर उस जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, ठीक है। कारण के बाद चिंताएं क्या हैं, ठीक है। चिंताओं के बाद समाधान क्या है, ठीक है। फिर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकारी प्रयास क्या हैं, ठीक है। तो कारण, चिंता, समाधान और सरकारी प्रयास या अन्य गैर सरकारी प्रयास, ठीक है, दोनों मिलाकर के लिखिएगा। और फिर निष्कर्ष में उपरोक्त सभी बातों को संदर्भित करते हुए आपके क्या विचार हैं या और क्या कुछ अन्य कार्य करने चाहिए, ये आप निष्कर्ष में लिख करके और अपना बेहतर काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात और मुख्य भाग में कि बड़े बड़े पैराग्राफ आपको नहीं लिखने हैं। जैसे कई सारी कॉपियां भी चेकेंगी हाल फिलहाल में, वो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं। बड़े पैराग्राफ से बचा करिए प्लीज, जितना छोटा हो सके। अब ये नहीं कि 4 ही लाइन का पैराग्राफ लिख दीजिए, लेकिन इतना मीडियम रहे कि एग्जाम, क्योंकि पैराग्राफ जब आप छोटे छोटे लिखेंगे तो कॉपी में आपको स्पेस दिखेगा, घोष पोस्ट टाइप का नहीं होगा। अच्छे अच्छे शब्द लिखेंगे और बीच बीच में कोटेशन का इस्तेमाल करते रहिएगा। सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करते रहिएगा। लेकिन सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करते समय एक बात विशेष आपको ध्यान रखनी है कि डेटा अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा तो मेंशन कीजिएगा, या लगभग करके लिख सकते हैं, या मत लिखिएगा। क्योंकि अगर ध्यान रखिएगा कि डेटा अगर आपने डाला कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वर्ष 2025 में इंडिया की रैंक 125 है, अरे बाप रे, बताओ, अब भूल गए 125, अब 123 देशों के आधार पर रैंक जारी की गई है और आपने लिख दिया 125, तो जो एग्जामिनर होगा वो इतना बेवकूफ नहीं होगा कि आपके इस डेटा को ना समझ पाए। आप जो भी निबंध लिखेंगे उस निबंध से संबंधित टॉपिक वो पहले पढ़ के आया होगा, तभी वो चेक करेगा, ऐसे नहीं चेक करेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी रिपोर्ट का हवाला आप दें, कोई रेफरेंस लिखें आप, तो जो डेटा इस्तेमाल करें वो डेटा क्या हो, एग्जैक्टली सही होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे अंकगणितीय जो आंकड़े होते हैं उनको लिखने से बचने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। या फिर ऐसे आंकड़ों को पहले ही आप अपने, जो मैंने फ्रेमवर्क यहां पर बताया था, उस फ्रेमवर्क में आप पहले ही आंकड़ों को लिख लीजिए कि भाई इस निबंध में, प्रस्तावना में, मुख्य भाग में हमें इस डेटा का इस्तेमाल करना है। वो डेटा, वो आंकड़ा, अंकगणितीय आंकड़ा पहले से आप तैयार करके चलिएगा, बाद में वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब भूल गए आप कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी रैंक आई थी, तो आप लिख सकते हैं कि अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति दयनीय है और इस पर जो है कार्य करना चाहिए, सरकार के ऊपर साझा प्रयास करना चाहिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं अगर भूल गए हैं तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ओके। और निष्कर्ष आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई आप पर खुश हो जाए, दिल गार्डन हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, लोग ऐसे आदि में चिंताओं पर बहुत काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक खास बात, आप कल को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे, आप में से एसडीएम बनेगा, कोई को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेगा, कोई आरओ बनेगा, कोई एआरओ बनेगा। आपका काम सरकार के साथ मिलकर के समस्याएं पैदा करना नहीं है बॉस, उन समस्याओं का निदान करना है। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि चिंताओं से ज्यादा, ठीक है, टेंशन से ज्यादा आपको सॉल्यूशन पे काम करना है, ठीक है। तो समाधान पे काम ज्यादा कीजिएगा। सरकारी प्रयास क्या कुछ किए जा रहे हैं उस पर काम करना है, क्या और प्रयास किए जाने चाहिए इस पर काम करना है। आपको सॉल्यूशन देना होता है, आपको बताना होता है कि ये योजनाएं हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, एसडीएम बन गए, तो क्या होगा, गांव जाओगे समस्या गिनाओगे, समस्या नहीं गिनाओगे, वहां बताओगे कि सरकार के द्वारा जो है भुखमरी को खत्म करने के लिए, कुपोषण को खत्म करने के लिए यह प्रयास सरकार कर रही, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। या फिर आपके पास यह तरीके हैं, इन तरीकों से आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। समाधान दोगे ना आप, सॉल्यूशन दोगे ना आप। आपके डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ जाती है बार बार, डीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं, मंत्री साहब मीटिंग ले रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि बॉस बताओ क्या कारण है, आपसे चिंता पूछी जाएगी कि अभी हाल ही में बारिश होने वाली है, क्या चिंता है, तो आप कहोगे सर फला वाला बांध है और वहां पर टूट जाता है सर, तो ये है। टूटने का कारण क्या है, तो सर इस बांध को टूटने का कारण ये है। फिर कहोगे सर ठीक है, ये सारे चिंताएं हैं, ये इसका कारण है टूटने का, लेकिन सर इसका समाधान ये है कि हम बांध को मजबूत करें, हम जो पानी दो नदियों का आता है उसको हम कहीं और डाइवर्ट कर दें। ऐसे कई सारे समाधान आप वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो समाधान देने का काम आपका है, इसलिए निबंध आपके अंदर की बात होती है कि बॉस आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी राय क्या है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में,
आपकी नॉलेज है कि नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बड़ा अहम हो जाता है आपके लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो समाधान पर आपको ज्यादा फोकस करना है। कई बार लोग एकदम से सरकार के एंगेज में लिखने के लिए लग जाते हैं, जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव। अब एक राष्ट्र एक चुनाव पर आपको अंग्रेज में नहीं लिखना है, कुछ निगेटिव पॉइंट लिखिए, लेकिन ज्यादा पॉइंट आप सकारात्मक लिखिए, क्योंकि आप सरकार के भाग बनने जा रहे हो बॉस। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका के आप परमानेंटली मेंबर बनोगे अगर यूपीएससी यूपीएससी कर ले जाओगे आप लोग तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि आप सरकार के साथ में मिलकर काम करने वाले हो और परमानेंटली आप लोग काम करोगे। तो ऐसे में ध्यान रखना कि सरकार के अगेंस्ट में ऐसी कोई बातें आपको निबंध में नहीं लिखनी है। पैनिक नहीं होना कि एकदम पैनिक हो गए, एकदम से टेंशन आने लगा, अरे नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे हो सकता है बॉस, ये तो बड़ी चिंताजनक बात है, सब मामला बिगड़ जाएगा, क्षेत्रीय मुद्दे सारे सब खत्म हो जाएंगे, सब देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लिखिए, अपनी बात को लिखिए, लेकिन बात को स्पष्ट करते हुए उसका समाधान भी साथ साथ में लिखते चले जाइए। ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किस पेन का इस्तेमाल करें, बड़ा एक क्वेश्चन आता है, किस पेन का इस्तेमाल करें। जिस पेन में आप अच्छे लिख पाए उस पेन का इस्तेमाल कीजिए आप, डजंट मैटर, है ना। ये कोई बात थोड़ी ना होती कि आप मुझसे कपड़ा पहन के पूछेंगे, सर बताइए सर ये ड्रेस सर अच्छी लग रही है क्या। अरे सब ड्रेस आप पे अच्छी लगती है, सब पेन से आप अच्छा लिखते हैं। जिस पेन से आप कंफर्टेबल होते हैं कि इस पेन से अच्छा बहुत, लेकिन पतली पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा खासकर। जैसे कई बार क्या होता है कि जो निब होती है आपके वाली, ये पिन होता है, ये बहुत दुबला पतला होता है, मतलब पतला नहीं लिखना है, क्योंकि उससे ना मतलब उभारपन नहीं आ पाता है आपके कॉपी में और फिर मजा नहीं आता वो। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा हल्की सी मोटी पेन जरूर हो अपने आप में। अब इतनी मोटी भी ना हो कि एकदम फैला फैला नजर आने लगे, है ना, लेकिन मीडियम हो कि हाँ देखने में अच्छा लगे अपने आप पे। तो जिस भी पेन में आप कंफर्टेबल हैं उस पेन का आप इस्तेमाल कीजिए। यहां पर ओमार शीट आप नहीं फिल कर रहे हैं कि अब लाल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है कि रेड पेन और हरा पेन का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। ब्लैक ब्लू पेन, दैट्स इट, बस। इससे ज्यादा नहीं कुछ है ना कि बता रही सर ने कहा सर किसी भी प्रकार की पेन का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी प्रकार के पेन का इस्तेमाल करने से मेरा मतलब है कि ब्लू और ब्लैक में जो जिस कंपनी का आपको पेन अच्छा लगे उस कंपनी की बात कर रहा हूं। रेड ब्लू और क्या कहते हैं रंग बिरंगी कलमों का मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई बार दिल पे ले लेंगे, अच्छा सर ने तो कहा था सर किसी भी प्रकार की पेन का, तो वो चमकीली पेन आ जाती है कि कई बार हेडिंग सदा सदा के लिखेंगे। ऐसे बचपन में लिखते थे, खासकर फीमेल लिखती है सदा सदा करके, बढ़िया फूल बना देंगे ऊपर एक छोटे, है ना, नीचे ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। ये सब काम नहीं करना है, और कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बॉस, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आपको जिस पेन में बेहतर हो आप उस पेन का इस्तेमाल करें। पेन को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। 2-4 निबंध 2-3 पेन से लिख के देख लीजिए जो आपको पेन अच्छी लगे और जो पेन आसानी से उपलब्ध हो आपके एग्जाम के समय, ठीक है। अब पता चल रहा है कि आप शॉप पे गए, कोई नई प्रकार की पेन आई है, आपने उसको ले लिया, अब उससे आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब पता चला कि वही पेन आप एग्जाम के पहले लेने गए तो है ही नहीं आपके पास, तो ये काम नहीं करना। या फिर उसी पेन को 2, 4, 6, 10 खरीद के रख लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो ये भाई बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे। सर अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली आप अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई कोटेशन ऐसा है आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर कोई शब्द है, ठीक है, जैसे टेंशन, अब आप भूल के टेंशन की इंग्लिश क्या होती है, ऐसे क्या होता है, तो टेंशन को आप अंग्रेजी मतलब देवनागरी लिपि में ऐसे लिख सकते हैं, टेंशन टेंशन ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल भी सीमित करना है, बहुत नहीं करना है ना, कि जहां मन में आए वहां लिखना। जो जैसे कई आप शब्द ऐसे हो गए हैं जो इंग्लिश के शब्द आप देवनागरी लिपि में प्रयोग किए जाते हैं, तो आप ऐसे शब्दों को लिख सकते हैं। इंग्लिश शब्दावलियों का इस्तेमाल डायरेक्टली आपको नहीं करना है, देवनागरी लिपि में आपको करनी है। यह बात आपको निबंध के साथ साथ में आपको पीसीएस और यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में भी ध्यान रखनी है, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। अगला, सर संस्कृत में स्लोगन आदि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। डेफिनेटली लिख सकते हैं। किसने मना किया है, किसी ने मना किया है क्या कि नहीं 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 आप नहीं लिख सकते हैं। डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, ये आपका हक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि नहीं नहीं आप नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि निबंध को लेकर के कोई प्रोफार्मा आयोग ने नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। निबंध, अच्छा आप सिलेबस आपने देखा कहीं पर लिखा है कि इस पेन का इस्तेमाल करिए, आप इस स्लोगन का इस्तेमाल कीजिए, संस्कृत में शब्दों को नहीं लिखिए, हिंदी में स्लोगन लिखिए तो ऐसे लिखिए, प्रस्तावना को ऐसे लिखिए। कहीं कोई फ्रेमवर्क दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। ये सारी बातें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं अपने आप में। और किस भाषा में क्या कुछ लिखना है, अब ऐसा भी नहीं है कि हिंदी में लिखने के लिए आया है निबंध तो आप लिख रहे हैं क्या कहते हैं उसको उर्दू में, ऐसा नहीं करना है। आपको हिंदी में लिखना है, लेकिन हिंदी में आप संस्कृत के श्लोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर
बात देश की गरीबी और भुखमरी को लेकर के आता है तो आप लिखिएगा कि भाई हमारे देश में तो संगच्छम समधत्वम सम ओ मना से जानताम देवम भागा यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। अब ये बढ़िया लिख सकते हैं कि भाई हमारे यहां तो सबको साथ में लेकर चलने की बात कही गई है ना। हमारे यहां पे जैसे गरीबी पर बात आ गई, बेरोजगारी पर बात आ गई, तो वहां पर भी लिख सकते हैं आप कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। या भी लिख सकते हैं, या कोई राष्ट्र के नाम पर अगर कोई बात लिख रहे हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने राष्ट्र की अस्मिता पर आप लिख रहे हैं, तो वेद में हमारे राष्ट्र के नाम एक श्लोक आता है कि ओम आ ब्रह्मांड ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता मा राष्ट्रो राजन्यो शुद्ध व्याति ढोगडी ढ्योन ओडनासु सप्ति प्रनचो सभयो युवायस यजमानस वीरो जयताम निकामे निकामे ना प्रजनतो। तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको आना चाहिए और आने के साथ में जो लिखें आप वो बेहतर लिखें। पता चल रहा है कि संस्कृत में श्लोक लिख रहे हैं लेकिन आप उसका क्या कहते हैं अच्छे से उसको लिख नहीं पा रहे, गलतियां त्रुटि कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इससे अच्छा है कि हिंदी में लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर संस्कृत में अगर आपको एग्जैक्टली आ रहा है सही से लिखना तो लिखिएगा, और बहुत कठिन मत लिखिएगा कि सर ने कह दिया कि आपको लिखना है ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः स्वाहा ओम मेधाम देव गणो पितरो चोपासते तया मा मेधा मेधाग्नि गुरुम स्वाहा, है ना। ओम, तो ये नहीं लिखना है आपको, है ना, कि मैंने कह दिया तो आपको ये लिखना है ओम या मेधाम देव गुणा पितरो चोपासते तया मा मेधा मेधाग्नि, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। अब संस्कृत के आपको कई बार हो सकता है श्लोक आपको पाते हो, अब पंडित जी लोग हो तो हो सकता है आता हो आपको, या कई सारे लोग होते हैं जिनको आता है श्लोक, जिनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में होता है, मेरा है बहुत है, लेकिन आना और लिखना दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अगर आ रहा होगा सही से तो लिखिएगा, और शब्दावलियां सही से अगर आ रही होगी तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो लिख सकते हैं संस्कृत में, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि कहीं पर लिखा नहीं आयोग की जगह पर कि नहीं आपको संस्कृत में नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा, करंट को कैसे जोड़ें, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो करंट के लिए अगर आप हमारे डिकोड एग्जाम के ऐप पे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने कोर्स ले रखा है, वहां पर आप अपने टैब को ओपन कीजिए, चाहे मेंस वाले बैच में होंगे आप, चाहे जिस बैच में होंगे आप, पीसीएस के बैच में होंगे, समसामयिकी के नाम से टैब दिखाई देगा, उस टैब पे क्लिक कीजिएगा। वहां पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक आपके सामने आएगा ऐप जो है टैब दिखाई देगा, करंट अफेयर्स प्लस इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर टिक कीजिएगा। वहां पर मेरे बहुत सारे आर्टिकल योजना मैगजीन के, कुरुक्षेत्र के, डाउन टू अर्थ के, न्यूज़पेपर बेस्ड के वहां पर पड़े हुए हैं। वहीं से हर टॉपिक पर अलग अलग प्रकार के करंट के मुद्दे वहां पर दिए गए हैं, वहां से आप पिक कर सकते हैं, या फिर वहीं पर करंट का वीडियो भी रहता है, वहां भी देख सकते हैं आप, या फिर आप कोई मैगजीन आप जो पढ़ते हैं, आप मैगजीन क्या करंट अफेयर्स की, चाहे आपकी योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, या जो भी आप मैगजीन आदि पढ़ते हो, वहां से आप मैटर को उठा लीजिए, ठीक है। वेबसाइट जैसे पीआईबी, ठीक है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, अब चूंकि इतना समय तो बचा नहीं है आपको, लेकिन हाँ आगे के ध्यान रखिएगा, पीआईबी से मैटर उठा सकते हैं। पीआरएस यहां पर ये पार्लियामेंट्री साइट है। पीआरएस की वेबसाइट पे आपको जितने भी पेंडिंग बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, जो पारित हो गए होते हैं, उनका समरी, और समरी के साथ साथ में उनका जो है क्या कहते हैं सारांश, मतलब वो ओरिजिनल बिल, ये दोनों पड़ा रहता है। तो आप समरी वाले को डाउनलोड कीजिएगा, और जो भी विधेयक है, जैसे एक राष्ट्रीय चुनाव पर कोई विधेयक पारित हो गया, अभी हाल ही में ऑनलाइन गेम को लेकर के विधेयक पारित हुआ था, वो सब वहां पर पीआरएस की साइट पे, पीआरएस इंडिया की साइट पर अवेलेबल है। वहां से बढ़िया कंटेंट आप उठा लीजिए और अपने निबंध में क्या कीजिए, आप उसको मेंशन कर दीजिए, तो फिर देखिए कि कितना बढ़िया आपको नंबर वहां पर मिल जाएगा। तो ये सब जब आप काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका निबंध क्या रहेगा, बहुत बेहतर होगा। करंट की चीजों का इस्तेमाल आपको खूब करना है। ध्यान दीजिएगा, महिला सशक्तिकरण पर अगर निबंध आता है तो महिला सशक्तिकरण पर प्राचीन से लेकर के अब तक क्या क्या कुछ चीजें रही हैं, और हाल ही में सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या कुछ काम कर रही है। तो हाल ही में फला स्टेशन महिलाओं से संचालित है पूरी तरीके से, हाल ही में फला पोस्ट ऑफिस पूरी तरीके से महिलाओं से संचालित है, हाल ही में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, हाल ही में सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार की जो है अर्थ वाली योजना लॉन्च की है, इतना फंडिंग पैसा दे करने के लिए। हाल ही में सरकार ने लड़कियों के विद्यालयों की, मतलब इनकी शिक्षा के लिए फला विद्यालयों की स्थापना की बात कही है, वहां पर इस प्रकार की फेलोशिप की स्थापना की है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, करंट को अगर आप लिखेंगे तो आपका मैटर बहुत खूबसूरत बनेगा, क्योंकि सामान्य लैंग्वेज में, सामान्य भाषाओं में तो सभी लोग निबंध लिखेंगे,
आप ही नहीं सभी लोग लिखेंगे। आपका निबंध तभी प्रभावकारी होगा जब आप उसमें गवर्नमेंट के लेटेस्ट डेटा का इस्तेमाल करेंगे, करंट अफेयर्स का जो भी डेटा होगा आप उसको इस्तेमाल करेंगे। सरकारी आंकड़ों को आप योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन से उठा सकते हैं। अब आप अगर हमारे डिकोड एग्जाम के स्टूडेंट होंगे तो आपको एप्लीकेशन पर मैं सारा कराता हूं, मैं खुद कराता हूं, मैं अपनी मेहनत कैसे कराता हूं आप वहां पर देखिए। या फिर अगर आप स्टूडेंट डिकोड के नहीं हैं तो विगत 2-3-4 महीने की योजना कुरुक्षेत्र मार्केट से आप ले आइए, ये काम कर लीजिए, आज ही कर लीजिएगा। मार्केट जाइए और पुरानी योजना कुरुक्षेत्र 2 मैगजीन जो आती हैं वो आप इकट्ठा कर लीजिए विगत 3-4 महीने की। उन विगत 3-4 महीनों में अलग अलग टॉपिक पर आपके अच्छे आर्टिकल निकले होंगे, वहां से पॉइंट उठा करके नोट कर लीजिए। ये काम करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही नहीं आप आरओ बन जाइएगा बॉस। इतना आसान है नहीं जितना आसान आप समझते हैं। और बच्चे बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। अभी विगत हम लोग लास्ट सैटरडे संडे थे, क्या कहते हैं, इलाहाबाद में, वहां प्रयागराज में, वहां पर इतने सारे बच्चे आए, बड़े अच्छे 100 में बच्चे, और बहुत अच्छा वो लिख रहे हैं। आप अगर उनसे आगे निकलना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा बॉस, और प्रयास समग्र रूप से प्रयास करना पड़ेगा। आपका प्रस्तावना बेहतर हो, आपका मुख्य भाग बेहतर हो, आपका निष्कर्ष बेहतर हो, जिसमें सरकारी आंकड़े, लेटेस्ट रिपोर्ट, लेटेस्ट एप्लीकेशंस और हाल फिलहाल में पारित अगर कोई विधेयक या बिल आ रहा है तो उसको भी आपको वहां पर इंट्रोड्यूस करना है। और अच्छे कोटेशन आप अभी से लिख करके कहीं लिख लीजिए कि महिला सशक्तिकरण पर हमें इन कोटेशन का इस्तेमाल करना है, हमें जो है ड्रोन तकनीकी पर यह बातें लिखनी है, ये लेटेस्ट अभी हाल ही में सम्मेलन आदि हुआ है तो यह बात लिखनी है, ये आयोजन होने वाला है तो यह बात लिखनी है। तो ये सारी बातें आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, लिखनी है। तो ये कई सारे आपके जो है क्या कहते हैं टॉपिक थे आपके, जो कि मैंने बता दिया। अब इन सारी बातों को लेकर के अगर आपको कोई कंफ्यूजन अन्य है कि नहीं सर हमको तो अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप एक काम कीजिएगा। अच्छा, डिटेल्स में और समझने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, उस पर एक डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। उस पर क्लिक कीजिएगा, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे। या पहले आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसको, ये आज का वीडियो जो अभी मैंने करा इसको देख लीजिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप हमें सीधे कॉल मैसेज कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 860, ठीक है, 4409-201। इस पर आप कॉल मैसेज करके आपकी जो भी क्वेरी है 860-4409-201, इस पर जो भी आपकी क्वेरी है आप आराम से जो है मुझसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात जो है क्या इसमें नहीं आपको नजर आएगी। जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, सारी समस्याओं का निदान आपको यहां से मिल जाएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं, बस दिल लगा करके आप लोग तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, डिकोड परिवार की शुभकामनाएं हैं, और आप अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, नया करते हैं, और आगे भी कुछ और बेहतर करेंगे, ऐसे मुझे आपसे क्या है उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहिए। बाकी पीसीएस का बैच चल रहा है, आप चाहे तो आरओ एआरओ हाईकोर्ट आरओ एआरओ का भी बैच अभी हम लोग लास्ट दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। और पीसीएस का जो हमारा बैच चल रहा है इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके लिए यहां पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, आप इसी नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपनी बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके लिए आज का एक महत्वपूर्ण जो है वीडियो। बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिए भाई, पीसीएस का अगर आपको बेस्ट लेना है तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया है आपको, और इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860-4409-201 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और करंट के लिए जो मेरा वीडियो आता है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, उसको देखना मत भूलिएगा। अगर उतना आप देख लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे बात निबंध की हो, चाहे बात पीसीएस मुख्य परीक्षा की हो, चाहे पीसीएस आरओ के प्री की परीक्षा की हो, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, उस सभी एग्जाम में आपका वो करंट अफेयर्स बहुत लाभकारी होगा। इसलिए सुबह 8 बजे जो वीडियो मेरी आती है क्लास की, वो उसको देखिए। अगर 8 बजे आप देख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पाते तो उसकी बात कभी भी देखिए, लेकिन देखिए जरूर से। ठीक है, बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट है, धन्यवाद आपका, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर,
PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।